तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं सौरभ एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल से एक बार फिर आपके साथ। आज इसमें हम करने वाले हैं MHI 8 का यूनिट नंबर 5। इससे पहले की और बाकी सब यूनिट करवा दी गई हैं। नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां जाके बाकी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, इस जो चैप्टर का नाम है उसका है आखेटक संग्रहकर्ता समाज। आपने नोटिस किया होगा कि आपने जब MA फर्स्ट ईयर लिया होगा तो MA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री में आपको ये चैप्टर आया था। ठीक है, पशुपालक खाना बदोश जो नाम था वो सेम चैप्टर यहाँ पे मेंशन किया गया है। सिर्फ इसमें उस समाज के बारे में बात की गई है कि उसकी जो एक्चुअल में सोसाइटी थी वो कैसी निर्मित हुई थी, जबकि पशुपालक खाना बदोश में सोसाइटी के साथ साथ और भी चीज़ें उसमें बताई गई थी। लेकिन मुख्य रूप से जो है ना 80% चैप्टर हमारा ये उसमें से मैच करता है। तो देखिए, सबसे पहली और नॉर्मल सी बात क्या है, आखेटक संग्रहकर्ता समाज का मतलब क्या होता है। जो पहले का जो समाज था वो किस तरीके से मतलब संग्रह करता था, किस तरीके से वो कलेक्शन करता था अपने समाज के लिए या फिर अपने लिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हमें पता किस चीज़ से लगता है। एक तो हमें चलता है उपकरणों से। जो उनके उपकरण थे वो जो पाषाण के बना रखे थे उन लोगों ने, पाषाण मतलब पत्थर के जो है आदि मानव औजार यूज़ किया करते थे और उन्हीं चीज़ों से मतलब उन्होंने काफ़ी सारी कलाएँ उनसे सीखी पत्थरों से। तो वही सब चीज़ इसके अंदर दर्शाई गई है। तो कुल मिलाकर जो है आखेटक संग्रह समाज को विकास की अवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक है आदिपाषाण अवस्था, दूसरा है मध्यपाषाण अवस्था। ध्यान देने वाली बात है क्योंकि यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, और पूरे चैप्टर में सिर्फ यही चीज़ है जो घुमा फिरा के बार बार मेंशन की गई है। देखिए, आदिपाषाण समाज क्या था, जो आदि मानव का पहले वाला समाज था। आदि से मतलब आप समझ सकते हैं आदि मानव वाला जो समाज था। ठीक है, पाषाण मतलब होता है पत्थर। उस टाइम की जो अवस्था थी वो किस प्रकार थी। तो सबसे पहली चीज़ तो यही कि इसको दो भागों में बांटा गया है। लेकिन आप देखेंगे कि आदिपाषाण के अंदर और मध्यपाषाण के अंदर भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं देखने को। जैसे देखिए, सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ कि आदिपाषाण समाज को जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक है पूरा आदिपाषाण काल, दूसरा मध्य आदिपाषाण काल, तीसरा है उत्तर आदिपाषाण काल। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइम पे। इनको 3 भागों में बांटा गया था। अब इसमें क्या था कि सबसे पहले जो है ना आदिपाषाण काल व्यवस्था, इसमें क्या था कि मानव समाज की ये उस मतलब ये एक अवस्था के अनुसार बांटा गया है, क्रमिक रूप से, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बस इसका आपको नाम याद रखने की ज़रूरत है। आप एक बार में ही 100% पूरा समझ जाएंगे कि एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर है क्या। आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें क्या था कि जो सबसे पहली व्यवस्था थी इसमें आदिपाषाण अवस्था जो थी मानव की, उसमें क्या हुआ कि उसने जो है आदि मानव ने पाषाण यानी पत्थर ही कहूँगा मैं, सीधा बाबा पाषाण नहीं कहूँगा। ठीक है, पत्थर का जो है उपयोग करके उससे काफ़ी ज़्यादा उपकरण बनाए। लेकिन इस टाइम पे क्या था कि पत्थर काफ़ी बड़े और हैवी होते थे और उनके अंदर इतनी समझ नहीं थी, जैसे पत्थरों में धार लगाना या उसमें किसी तरीके की कट्टे बनाना, वो सब चीज़ें इस वाले समाज में नहीं पता थी मानव को कि ऐसे वो कैसे किया जा सकता है। वो डायरेक्टली ही पत्थर का यूज़ करते थे। वो भी करते भी थे या नहीं करते थे ये बात भी मतलब स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन दर्शाया गया है यहाँ पे कि वो इसका यूज़ करते थे। ठीक है, तो मानव ने आदिपाषाण व्यवस्था में जो 3 अपनी वो बताई थी, 3 इसके मतलब भाग थे, एक तरीके से बांट रखा था, क्रमिक रूप से बताया था। मैंने आपको वही बताया था। इनकी क्या था कि ये जो है उनको उनकी कलाकृतियों के आकार पे या फिर माप के आकार पे या फिर निर्माण पर आधारित हैं। ये जो इनके 3 भाग हैं। पूर्व पाषाण काल की विशेषताओं का आधार उस काल में प्राप्त हस्तकुठार मतलब क्या है कि ये हथौड़ी एक तरीके की जो कि पत्थर से बनाई गई है। ठीक है, लेकिन इसमें जो बनाया गया है, जो इसमें कलाकृति या फिर जो मानव का दिमाग विकसित हुआ, ये चीज़ हमें देखने को मिली इसके अंदर। तो ये पूर्व पाषाण काल के अंदर हमें देखने को मिलती है। विशेषताएं मतलब होता है उसके फीचर्स। ठीक है, उसके फीचर्स में हमें देखने को मिलता है। मध्य पाषाण काल में क्या होता है कि हमें जो है थोड़े से और हल्के औजार देखने को मिलते हैं, जो कि मतलब सभी A to Z पत्थर के बने हुए थे। लेकिन क्या था, इस टाइम पे जो पत्थर के औजार थे उनके अंदर थोड़ी धार थी, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि मानव की समझ को दर्शाता है वो, कि इस टाइम पे मानव में इतनी समझ आ चुकी थी कि जो धारदार चीज़ होती है, नुकीली होती हैं, वो जल्दी से काम हमारा कर देती हैं बजाय मोटे पत्थर के। ठीक है, उसके बाद आता है उत्तर आदिपाषाण काल। उत्तर आदिपाषाण काल जो है तीसरा वाला, इसमें क्या है कि और भी हल्के औजार देखे गए, जितने मध्य पाषाण काल में नहीं देखे गए। हमें जो है उत्तर आदिपाषाण काल में वो औजार देखने को मिले। अब यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिलती है कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप हो चुकी थी। यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज के टाइम में है, लेकिन उस टाइम के लिए बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी थी।
तो उस टाइम पे जो है और भी ज़्यादा हल्के औजार देखे गए। और उसके बाद जो है आता है हमारा मध्य पाषाण काल का, मध्य पाषाण अवस्था उसके बाद में हमारी शुरू होती है। तो जो भी बेसिक चीज़ें थी ना मानव के अनुसार उस टाइम पे, मतलब हमने इस टाइम पे क्या है कि हम काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा आईक्यू लेवल या दिमाग की जो क्षमता है वो सीसी में ना हो जाती है, वो इस टाइम पे हमारी ज़्यादा है। उस टाइम पे मानव की जो सीसी की क्षमता थी वो काफ़ी कम हुआ करती थी, आधे से भी कम। ठीक है, धीरे धीरे मानव का विकास हुआ और इस टाइम पे क्या हुआ कि इन तीनों काल के अंदर, मतलब ये जो हमारा आदि पाषाण काल है ये मुख्य रूप से था तो पत्थर का ही काल। इसमें छोटे मोटे ही औजार थे, खास तौर पे इसके अंदर मोटे मोटे औजार थे जिनसे मतलब मनुष्य सिर्फ ऐसा करता था जैसे उनके पास भाले टाइप के कोई भी औजार नहीं थे, पत्थर के थे, पत्थर में भी डायरेक्ट वो फेंक के मारते थे, जिसमें लकड़ी भी नहीं बांधते थे, जैसे कुल्हाड़ी की तरह यूज़ करना, ये सब उसमें नहीं होता था, ना पुरापाषाण में, ना मध्य पाषाण में, ना उत्तर आदि पाषाण काल में। ये सब होना शुरू हुआ बाद में, कब? विकास की दूसरी अवस्था में, यानी कि मध्य पाषाण अवस्था जो आई, इसमें जो है हमें मानव का सबसे ज़्यादा विकास देखने को मिलता है। अब क्या हुआ कि इस अवस्था तक आते आते हजारों साल, लाखों साल बीत चुके थे मानव को। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें कि सबसे पहला आता है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, इस अवस्था का संबंध जो है जलवायु परिवर्तन से है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ और साथ साथ में इसमें जो है तकनीकी व्यवस्था का बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका था, तकनीकी विकास काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और भी ज़्यादा महीन और भी ज़्यादा बारीक जो है हमें यहाँ पे औजार देखने को मिले थे। जैसे फल्क हो गया, सार हो गया, भाग हो गया, नोक हो गया, त्रिकोण हो गया, मतलब इस तरह के जो है हमें यहाँ पे औजार देखने को मिलते हैं मध्य पाषाण व्यवस्था के अंदर या फिर मध्य पाषाण काल के अंदर। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि मतलब एक विचारधारा और थी कि आदि मानव के जो जीवन है वो आम धारणा, मतलब उसमें यही रही है कि वो एक तो असभ्य रहा होगा या फिर वो जंगली रहा होगा। लेकिन जो पुरातत्ववेत्ता है उन्होंने, मतलब जो रिसर्च करते हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने क्या देखा कि उनके स्थानों या फिर उनके प्रमाण के आधार पर उन लोगों ने बताया कि मतलब एक्चुअल में ऐसा नहीं था, वो लोग भी सामान्य जीवन जीते थे, लेकिन उसके हिसाब से वो जीवन सही था, आज के हिसाब से वो जीवन सही नहीं होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे बस्तियों के भी कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनसे मतलब विनिमय होता है, यानी कि चीज़ों का आदान प्रदान भी देखने को मिला है। लेकिन ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है मध्य पाषाण काल के बाद। ठीक है, लास्ट का जो हमारा ये मतलब एक ये अंतिम कड़ी है, अंतिम कड़ी में ही हमें सब चीज़ें देखने को मिलती है। आदि पाषाणों का इसमें मतलब काफ़ी मध्य जो क्षेत्र है भारत का, और ये दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी घाटों तरफ, इन सभी जगह पे मतलब यहाँ पे प्रमाण इनके मिलते हैं रहने के। इसका मुख्य कारण ये था कि मतलब जो जलवायु परिवर्तन हुआ उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा और आदि मानव जो पहले के क्षेत्र में रहते थे वो उससे दूसरे क्षेत्र में चले गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो औजारों को यहाँ यूज़ करते थे वही औजार सेम टू सेम उनको वहाँ भी देखने को मिलते हैं। उत्तर आदि पाषाण काल में जो है जलवायु परिवर्तन हुआ और उसका परिणाम हमें आगे तक देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है जलवायु परिवर्तन की वजह से जो खेती होती थी या खाने को जो चीज़ें मिलती थी मनुष्य को, वो उसको मिलनी बहुत कम हो गई। और उसकी वजह से क्या हुआ, मतलब कि जो चीज़ें थी, भोजन एक तरह से सीमित होता चले गया। ठीक है, भोजन जब सीमित हो गया तो इसके चीज़ों के प्रमाण हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो राजस्थान में, गुजरात में, मध्य भारत में इस चीज़ के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। आखिर तक संग्रहण समाज की अंतिम कड़ी में जो है मध्य पाषाण काल समाज आता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी, इस काल में क्या हुआ कि सबसे अधिक जो है संख्या में चीज़ें पाई गई हैं। क्या मतलब, एक तो सबसे ज़्यादा अधिक यहाँ पे स्थल पाए गए हैं, जो उनके स्थल मतलब जो उनके रहने के जगह थे, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी गुजरात में, उड़ीसा में, मध्य भारत में, छोटा नागपुर में, दक्कन के पठार में इत्यादि। कुछ ये ऐसे क्षेत्र थे जो पहले कालों में निर्जल थे। और यहाँ पे इनकी संस्कृति की बात की जाए तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारी गुफाएं देखने को मिलती हैं, चट्टानों के अंदर इनके घर देखने को मिलते हैं। नहीं मानव अब जो है समझ चुका था कि जंगलों में हवा वगैरह, जैसे ठंड में ज़्यादा ठंड हो जाती है, गुफाओं में हवा से बचा जा सकता है और ठंड से भी मतलब बचाया जा सकता है अपने शरीर को, या फिर आग जला के भी। चट्टानों के अंदर चित्रकारी भी हमें देखने को मिलता है, जिनको शैल चित्रकारी हम कहते हैं या फिर शैल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है धार्मिक आचार व्यवहार की कल्पनाशीलता हमें देखने को मिलती है और इनकी जानकारी हमें मिलती है। सबसे ज़्यादा जो हम बात करेंगे चित्रकारी की, तो भीमबेटका एक गुफा का नाम है जहाँ पे ये रहा करते थे। वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें चित्रकारी देखने को मिलती है। इन चित्रकारी के प्रमाण के आधार पर हमें क्या चीज़ पता चलती है कि इस टाइम पे मानव जो है जैसे झुंड बना के शिकार करते थे। पहले क्या होता था, मनुष्य अकेला शिकार करने चला जाता था और वो खुद भी मर जाता था, क्योंकि जानवर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े होते थे, दंतकारी जानवर होते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े दांत होते थे,
वो मनुष्य को मार देते थे। बाद में मानव ने समझा इस टाइम पे कि अब जो है झुंड में शिकार करना अच्छा है, जबकि झुंड में शिकार करने से जानवर खुद डर जाता था, भग जाता था। जब वो पीछे की तरफ भगता था तो मनुष्य उसके ऊपर हमला करके पत्थर मार मार के उसको मार दिया करते थे और बाद में उसको अपना भोजन बनाया करते थे। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि चित्रकारी की जो चीज़ें हैं ये सब हमें एक तो भीमबेटका गुफा से मिलती है, एक आजमगढ़ के क्षेत्र से मिलती हैं, प्रतापगढ़ और मिर्ज़ापुर जैसे ये कुछ मध्य पाषाणकालीन स्थल की समृद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और मुख्य खाना जो है इनका जानवर ही था, क्योंकि और लेकिन यहाँ पे जो है ना हमें एक तो शवों को दफनाने के भी प्रमाण मिले हैं कहीं कहीं पे कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो उनको यहाँ पे दबा देते थे। और इनका विश्वास था कि मतलब यहाँ पे थोड़ा समाज जो है सोसाइटी डेवलप हो चुकी थी, लगभग हम कह सकते हैं मध्य पाषाण व्यवस्था के अंदर। अब इनका विश्वास था कि जो मनुष्य है वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी हमें देखने को मिलती है इसके अंदर। ऐसे ही हम शैल चित्र की बात करें तो हमें जो है उत्तर प्रदेश में भी मिलते हैं शैल चित्र देखने को। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कारीगरी की गई है। उत्तर प्रदेश में जो है मोढाना पहाड़ है, मोढाना पहाड़ के अंदर हमें गुफा के अंदर जो है चित्र देखने को मिलते हैं, जो कि सबसे पहले हम मतलब यहीं पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो है रथ के चित्र मिलते हैं हमको। 2 रथ हैं और उसमें जो है साथ साथ में 4 घोड़ों को बांधा गया है तथा 2 घोड़े रथ को खींचते हुए दिखाए गए हैं और तीर कमान से या फिर भाले की मदद से, और मतलब तीर कमान और साथ साथ में भाले लिए हुए कुछ पैदल मानव जो है उसको घेर रखे हैं सामने से, यानी कि उसके साथ साथ वो चल रहे हैं। तो इस चीज़ से क्या हुआ कि अब समझ में आता है कि मानव ने जो है अब धनुष बाण भी शामिल हो चुके थे। मानव इतने विकसित अपने आप को कर चुका था कि वो धनुष कमान बनाना भी सीख चुका था, धनुष बाण वो मारने लग गया था। ये जो भीमबेटका की मैंने आपको गुफा बताई या फिर आजमगढ़ की बताई मैंने, ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देने वाली है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे नंबर कवर करती हैं। पशुओं का चित्रांकन के साथ साथ हमें यहाँ पे चिड़ियाओं के भी चित्रकन देखने को मिलते हैं। काफ़ी जगह हमें चिड़िया वगैरह, मछली, कहीं कहीं पे मछलियों के चित्र देखने को मिलते हैं। मछली के ना मुख्य रूप से कांटे हमें देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मानव अब मछली को कांटे समेत नहीं खाता होगा, उसको निकाल के फेंक देता होगा कांटे वगैरह को। और साथ साथ में नृत्य करते हुए, भागते हुए, शिकार करते हुए, खेलते हुए, युद्ध करते हुए, तो मतलब इतने तरीके से हमें चित्र के वजह से हमें पता चला कि मानव जो है इतने तरीके से या फिर इतनी चीज़ें करता था इस टाइम पे। चित्र बनाने में ये गहरे लाल रंग का यूज़ करते थे और हरे रंग का, सफ़ेद, साथ साथ पीले रंग का भी उपयोग करते थे। इनके जो कलर थे बहुत ही पक्के थे, जो कि अभी तक भी हमें देखने को मिलते हैं। जबकि आज के टाइम में हम कलर देखें तो कहीं ना कहीं जो है वो छूट जाते हैं। और हाँ, अगर जानवर की बात की जाए, जैसे मनुष्य ने जो है सबसे पहले कौन से जानवर को पाला, तो सबसे पहले जो जानवर पालतू बनाया गया था वो था कुत्ता। क्योंकि जो कुत्ता था ना वो मनुष्य के बचे कुचे खाने को खाकर भी जिंदा रह सकता था। साथ में कुत्ता इतना खतरनाक नहीं था कि वो मतलब मनुष्य के ऊपर हमला करे, और वक्त आने पर शायद उसका भी खाना बनाया जाता था। कुत्ते को भी नहीं खा जाया करते थे, क्योंकि मान लीजिए अगर उसको नहीं मिलता है खाना मानव को, तो वो कुत्ते को भी काट के खाया करते थे। ऐसे ही जो है एक इतिहासकार हैं, देखिए इतिहासकार जो हैं उनके अगर नाम आप मेंशन करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। इतिहासकार हैं एक आलचिन जिनका नाम है। इनका कहना ये है कि मतलब हमें मध्य भारत में गुफाओं के अंदर ये चित्र देखने को मिलते हैं। इनकी वजह से हमें क्या समझ में आता है कि अब जो है समूह या फिर कोई परिवार जो है एक साथ रहता था, इन सभी का समावेश था। ये लोग अब परिवार के झुंड में रहने लगे थे, परिवार के साथ रहने लगे थे। इन समुदाय में उन चीज़ों की रुचि थी और साथ साथ में ये चीज़ों का विनिमय भी करते थे, यानी कि चीज़ों का जो है आदान प्रदान भी करते थे। साथ साथ में अब जो है मनुष्य की थोड़ी जानकारी और डेवलप हो चुकी थी, तो ये पर्यावरण संबंधी भी जागरूक थे। अब इनको पता था मतलब कि इस पौधे को खाने से व्यक्ति मर जाता है, दूसरों को देख के इन्होंने अब सीखा, ठीक है। तो ये वही पौधे खाया करते थे जो कि काफ़ी मतलब इनके खाने लायक होते थे। जो नया पौधा या जहरीला पौधा होता था, विषैले पौधे होते थे, उनको ये नहीं खाते थे। इसके साथ साथ ही ये भूमि खोदने, कंदमूल निकालने के लिए भी पत्थरों का यूज़ किया करते थे। लेकिन अब क्या होता था, जैसे पहले डायरेक्टली शिकार करते थे किसी जानवर के सामने जाके, तो अब ऐसा काम नहीं करते थे। अब ये झुंड में शिकार करते थे और ये छुपक जाया करते थे जानवर को देख के। और जैसे ही कोई जानवर आता था तो अब एक साथ ही बहुत सारे भालों के साथ या फिर तीर बांड के साथ उनके ऊपर हमला करते थे जानवर के ऊपर, जिससे जानवर मर जाया करता था। अब मध्य पाषाण में क्या देखने को मिलता है हमें कि काफ़ी सारे गंडासे, हस्त कुठार,
खुरचनी, मतलब हर काम के लिए अलग अलग औजार बनाया जा चुका था यहाँ पे। अब इस टाइम पे क्या है कि एक तरीके से कच्चे माल का निर्माण यहाँ पे देखने को मिलता है हमें, और ये सब चीज़ें हमें जो है मतलब हमें एक मुख्य उपकरण का निर्माण करने का कार्यशाला स्थल में प्राप्त हुआ है। यानी कि कोई एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहाँ पे अलग से बैठ के वहाँ पे सिर्फ औजार बनाने का ही काम किया करते थे, क्योंकि पत्थर जो है बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं टिका रहता था, कहीं ना कहीं वो टूट जाया करता था या फिर उसकी धार खराब जाती होगी। पत्थरों की कमी नहीं थी, इस वजह से ये बहुत काम करते थे पत्थरों को बनाने का, उनको धार बनाने का, उनको मतलब काफ़ी समय लगता होगा इस काम को करने के लिए भी। तो ऐसे हमें काफ़ी क्षेत्र मिले हैं, बड़े बड़े क्षेत्र, जहाँ पे इनका मतलब पत्थर बनाने का या इनको धार लगाने के सिर्फ काम किया करते थे। ठीक है, अब भाला फेंक कर ही शिकार कर लेते, जैसे मैंने आपको बताया। पेड़ों को से जो है भी ये बबूल के पेड़ों से गोंद प्राप्त करना हो गया, लाख, या फिर मतलब इन सब चीज़ों को भी ये प्राप्त करते थे। और इससे ये महीन, जैसे पेड़ की पतली पतली छाल हो गई, उससे ये डोरियाँ बना लेते थे जिससे मछली पकड़ते थे। और इन्होंने मछली के जाल का निर्माण भी कर लिया, पतली पतली डोरियों को बूंद के टोकरी टाइप में किसी भी तरीके से, मतलब इस तरीके से जाल का निर्माण किया जिससे कि वो मछलियों को भी पकड़ के करते थे, खाते थे। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि मतलब बहुत ही ज़्यादा समझ इसमें देखने को मिलती है, परिवार भी हमें देखने को मिलता है, इनके अंदर चित्रकारी भी देखने को मिलती है, आमने सामने भालों का फेंकना, ये वो जलवायु परिवर्तन के हिसाब से, है ना। तो सारी विशेषताएं मैंने लगभग आपको इसमें बता दी है। ठीक है, और पुरातत्ववेत्ताओं को जो है पता कैसे चलता है, मतलब कि उनको पुरातत्ववेत्ताओं को कि ये चीज़ें हमारी सत्य हैं या फिर नहीं है, क्योंकि सत्य के आधार पर या फिर तर्क के आधार पर ही हम हिस्ट्री में बात करते हैं इतिहास के अंदर। तो पुरातत्ववेत्ताओं को देखो प्रमाण के आधार पर, औजार के आधार पर या फिर उपकरण के आधार पर पता चलता है। ये सब चीज़ें जो है इनको प्रचुर मात्रा में मिले हैं। यहाँ औजार जो है खुद के लिए बनाए जाते थे, प्रत्येक उपकरण में औजार किसी विशेष उद्देश्य के आधार पर बनाया जाता था। जैसे किसी जानवर को मारना है तो उसके लिए किस हिसाब का पत्थर चाहिए होगा, कैसी उसमें चोंच बनानी है, किधर साइड से पकड़ने के लिए बनाना है ना, तो हर काम के लिए अलग अलग औजार बनाया जाता था। यहाँ पे जो फल्क औजार बनाए गए थे, फल्क मतलब एक तरीके से ब्लेड का काम करता था, जो कि बहुत पतला और धारदार होता था, वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था धारदार, और थोड़ा छोटा पत्थर हुआ करता था जो कि जानवर के खाल से चर्बी हटाने या फिर उसके बालों को हटाने का अलग से काम किया करता था। ठीक है, तो वो सब चीज़ें थी। तो मतलब इन पत्थरों का यूज़ भी जो है अलग अलग तरीके से ही किया जाता है। जैसे फल्क जो है पतला और नुकीला पत्थर हुआ करता था, लेकिन किसी को फेंक के मारेंगे तो सिर्फ वो घायल होगा, जानवर मरेगा नहीं, तो उसका काम जो है अलग था, इसलिए उनको कार्य के आधार पर अलग अलग बांटा गया था और इसका निर्माण भी किया जाता था। ठीक है, इन्हीं के आधार पर और सेल चित्रों के आधार पर, चित्र जो हैं गुफाओं के अंदर, उन्हीं चीज़ों के आधार पे हमें पता चलता है, मतलब इसी चीज़ के प्रमाण के आधार पे हम ये सारी बातें स्पष्ट करके रखते हैं। और पाषाण काल का युग जो है उसका उदय आज से जो है 1,80,00,000 वर्ष पहले माना जाता है। ऐसे ही एक विद्वान हैं VN मिश्रा के अनुसार इन्होंने बताया कि ये जो सारी चीज़ें हुई है ना, ये काल के लंबे अंतराल तथा जलवायु व भू दृश्य में परिवर्तन के कारण प्राचीन नूतन यानी कि जो नई चीज़ें हैं, ठीक है, पुरानी और नूतन नई, पुरानी और नई चीज़ें जो है कालीन स्थल या तो मिट गए हैं या फिर अस्त व्यस्त हो गए हैं। जो संरक्षित रहा है, वो जो हार्ड चीज़ में था, सिर्फ वही हमें हाथ लग पाया है। बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो अभी तक हमें हाथ नहीं लगे हैं या फिर वो मिट गए, वो विलुप्त हो चुके हैं, क्योंकि ये 1,80,00,000 वर्ष पहले की बात है। तो जो विशेष बचते हैं, जो हमारे हाथ लगते हैं, वो पाषाण जो है उपकरणों के बहुमूल्य रूप में आज भी हैं। ऐसे ही सोहन नदी की बात यहाँ पे की गई है। सोहन नदी जो है घाटी क्षेत्र से प्राचीन मानव से संबंधित उपकरणों से प्राप्त हुई है, मतलब इसकी प्राप्ति हुई है। इन संग्रह से जो है प्राप्त जीव जंतुओं के अवशेष भी हमें मिलते हैं। सोहन नदी के घाटी के जो आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पे मतलब जो भी संग्रह कलेक्शन वगैरह किया गया है, तो वहाँ पे हमें जीव जंतुओं के अवशेष मिलते हैं, जिनमें मुख्य रूप से हमें घोड़ा मिलता है, यानी कि इस टाइम पे व्यक्ति जो है घोड़े को भी पालने लगे थे। भैंस मिलते हैं, यानी कि बड़े बड़े जानवर भी अब ये मनुष्य पालने लगा था। गाज दंत वाले हाथी भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, दरियाई घोड़ा भी देखने को मिलता है, जो कि जल संसाधनों, वनस्पति तथा घास के मैदान वाले पर्यावरण की ओर इंगित करते हैं, यानी इशारा करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इससे पता चलता है जो जलवायु परिवर्तन हुआ, जहाँ पे चारों तरफ अब घास ही घास हो गई थी, तो उस टाइम पे ऐसे घास खाने वाले जो थे, घोड़ा, भैंस, हाथी, दरहाई घोड़ा, ठीक है, दरियाई घोड़ा जो है, तो ये सब चीज़ें अब मनुष्य खुद पालने लगा था। अब हो सकता है वो किसी भी तरीके से उनको खवाता हो, बाद में उसको खाता हो, या फिर विनिमय के लिए या आने जाने के लिए यूज़ करता हो।
तो कुल मिला के गाइस मैंने इसमें सब कुछ बता दिया है, इनका समाज किस तरीके से था। ठीक है, वीडियो हो चुकी है वैसे पूरी ख़त्म, आप बस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो 20 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, और कुछ समझ ना आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप ओपन कमेंट पर कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको इसकी कोई बुक चाहिए हो नीरज पब्लिकेशन की तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट पे बुक मिल जाएंगी। थैंक यू गाइस।